नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त जिस धरती पर मेरी मौजूदगी है, 1857 की क्रांति का बिगुल यहीं से बजा था। मेरे पीछे मंगल पांडे की मूर्ति आप देख रहे हैं, जिनकी शहादत ने पूरे के पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरो कर रख दिया। पहली गोली आजाद हिंदुस्तान के लिए इन्होंने ही चलाई, जिसके बाद हमें सालों के बाद 1947 में आजादी मिली। लेकिन 1857 की क्रांति का बिगुल बजने के बाद उसकी आहट को आज की तारीख में भी इस जगह से आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन बैरकपुर में राजनीति की समीक्षा की भी बहुत जरूरत है। 2016 में टीएमसी तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर परचम फहराया, लेकिन इस बार किसका पलड़ा है भारी, इसकी बात हम करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बताते चले, आधा चरण बीत चुका है, आधे चरण का रण अभी बाकी है। लेकिन इन सब के बीच पार्टियों के अपने अपने दावे। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल उनके ऊपर बैन लगाया गया था, तो कल भी हम सब ने देखा किस तरह से उन्होंने चुनावी रैली की, और आज तो वो सीधे जा पहुंची कूच बिहार। कूच बिहार में पीड़ित परिवारों से ममता दीदी ने मुलाकात की, वहां पर इमोशनल कार्ड भी खेला और कूच बिहार की धरती से एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा। ये रिपोर्ट देखिए। ममता ने जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही किया। कूच बिहार जाने का ऐलान किया था, सो पहुंची कूच बिहार। ममता का हेलीकॉप्टर रुका, ममता नीचे उतरी, व्हील चेयर पर बैठी और इशारा किया कि लोगों के बीच ले चलो। ये वही जगह थी जहां 10 अप्रैल को मतदान के दौरान सीआईएसएफ की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 5वें शख्स आनंद बर्मन की बीजेपी और तृणमूल कार्यकर्ताओं की भिड़ंत में जान चली गई थी। मंच पर इन 5 मृतकों के नाम लिखे थे। ये जो पीछे मंच बनाया गया है, यहीं पर स्मरण सभा रखी गई है। जो 5 लोग मारे गए थे वोटिंग वाले दिन, और 5 का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। एक एक नाम मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। पहला नाम है हामिदुल मिर्जा का, दूसरा नाम है छामियुल हक, तीसरा नाम है मुनीरुज्जमान मिर्जा, चौथा नाम है नूर आलम मिर्जा और 5वां नाम है आनंद बर्मन। ममता बनर्जी मंच पर चढ़ती, उसके पहले ममता सीधे मृतकों के परिजनों के पास पहुंची, उनका दुख बांटा, उन्हें ढांढस बधाया और भरोसा जताया कि उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन इसके बाद ममता अपनी राजनीति पर उतर आई। इशारे इशारे में ममता ने एक बार फिर चुनाव आयोग को निशाने पर ले लिया। কালকে আমার 24 ঘন্টা প্রোগ্রাম করতে দেয়নি, এখানে যেমন 72 ঘন্টা আসতে দেয়নি। আমার সমস্ত প্রোগ্রাম নষ্ট হয়ে গেছে। বললে হয়তো ইলেকশন কমিশন আমাকে আরেকটা নোটিশ ধরাবে, তা ধরা, কিন্তু যারা মারা গিয়েছেন তাদের প্রতি তাদের যেন আমরা একটা করে মোমেন্টাম একটা করে স্ট্যাচু বা একটা করে শহীদ বেদি যেন তৈরি করে দিই, এবং এই শহীদ বেদি তৈরির দায়িত্ব আমি রবিকে দিচ্ছি। अमित शाह ने आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी आनंद बर्मन को लेकर चुप है। शाह ने तृणमूल कार्यकर्ताओं पर आनंद बर्मन की हत्या का आरोप भी लगाया था। इधर आनंद बर्मन के परिवार ने पहले तो ममता से मिलने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उनके नाना क्षितिज रॉय ममता से मिलने पहुंचे। ममता बनर्जी ने उन्हें भरोसा जताया कि आनंद बर्मन का हत्यारा पकड़ा जाएगा, इंसाफ होगा। আমরা শান্তি রক্ষা করব, আমরা বুলেটের বদলে ব্যালটে জবাব নেব, আমরা বুলেটের বদলে শান্তি দিয়ে জবাব দেব, আমরা বুলেটের বদলে আমরা শাস্তি দিয়ে জবাব দেব, এবং আনন্দও যে মারা গেছে, কারা মেরেছে, কারা খুন করেছে, তার খুনিদের আমরা ধরবই, এটা নিশ্চিন্তে থাকুন। उधर अम्बेडकर जयंती पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कदम पुकुर में ममता पर आनंद बर्मन को लेकर एक बार फिर सवाल दागे। हमें दुख है कि ममता जी आनंद बर्मन 22 साल का बेटा, राजवंशी समाज का बेटा, दलित समाज का बेटा, पहली बार वोट देने जा रहा था। उसको टीएमसी के गुंडों ने, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई और एक शब्द ममता जी नहीं बोलती है। ये एक आजाद भारत में 21वीं शताब्दी में हम भारत देखते हैं और टीएमसी की कार देखते हैं हालचाल, तो हमें दुख भी होता है। और दुख के साथ साथ किस तरीके से वर्तमान सरकार दलित विरोधी काम कर रही है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक शब्द नहीं बोला।
ममता कूच बिहार में ज्यादा देर नहीं रुकी, क्योंकि एक के बाद एक उनकी कई सभाएं तय थीं। दरअसल 17 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 5वें चरण का मतदान है। इस दौरान 45 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। हिंसा के मद्देनजर चुनाव आयोग ने 48 के बजाय 72 घंटे पहले ही प्रचार खत्म करने का आदेश दिया है। लिहाजा प्रचार के आखिरी दिन ममता ने ताबड़तोड़ सभाओं का कार्यक्रम रखा था। समय की कमी को पूरा करने के लिए ममता ने कल रात 8 बजे बैन हटते ही बारासात में रैली की, जहां बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया। एक सीट में जीतने का बाद अर्जुन सिंह का दलबल क्या किया था, पूरा बंदोबस्त किया था, पूरा जो ट्रेन है बंद कर दिया था, पब्लिक को रास्ता चलने नहीं दिया था, हिंदू मुसलमान को दंगा किया था, महिलाओं को घर से निकाल नहीं दिया था। ये बीजेपी पार्टी है, डरो मत, उसको विश्वास मत करो। तृणमूल कांग्रेस ऐसा नहीं है कि बंगाली और बंगाली का पार्टी है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सबका है, सबका साथ तृणमूल कांग्रेस है, बीजेपी नहीं है। 5वें दौर का मतदान ममता बनर्जी के लिए बेहद अहम है। इस दौर में जिन सीटों पर मतदान होगा, उनमें 2019 लोकसभा चुनावों में बीजेपी को टीएमसी से ज्यादा वोट मिले थे। रोहित कुमार सिंह के साथ अनुपम मिश्र, कूच बिहार, आज तक। हर गुजरते चरण के साथ ही पार्टियां अपनी अपनी रणनीति भी बदलती हुई इस चुनाव में नजर आ रही हैं। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, हर एक के जेहन में पश्चिम बंगाल में यही सवाल है। लेकिन इन सब के बीच तृणमूल कांग्रेस अब पहले से और ज्यादा हमलावर दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो बीजेपी भी लगातार टीएमसी के नेताओं को लेकर निशाना साध रही है। लेकिन टीएमसी बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी के सामने बंगाल में जीतेगी कैसे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या है आगे की रणनीति, तमाम मुद्दों पर मैंने बातचीत की है टीएमसी के सांसद सौगत रॉय से। सुनिए। तृणमूल कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर सौगत रॉय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें टीएमसी के उम्मीदवारों के पक्ष में लगातार ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सर, लग रहा है कि यहाँ पर माहौल है टीएमसी के पक्ष में? पूरा माहौल है। ये पूरा बैरकपुर क्षेत्र है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, खड़दा तक, पानीहाटी खड़दा, और उधर बैरकपुर लोकसभा विधानसभा है, हम सब जगह जीतेंगे। अच्छा माहौल है। 2016 में तो आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा किया था, लेकिन 19 में बीजेपी जीत गई थी और इस बार बीजेपी बहुत सारे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है। मुद्दों कुछ नहीं है, उसका जो एमपी है अर्जुन सिंह, वो थोड़ा गुंडागर्दी करता है, वही उसको जोर है। बैरकपुर के मजदूर ये नहीं पसंद करेगा कि बीजेपी जैसा पूंजीवादी पार्टी यहाँ पर जीते, और यहाँ के लोग जो है बीजेपी को फिरका परस्ती का राजनीति पसंद नहीं करते हैं। मुद्दा उसको कुछ नहीं है, कम्युनली लोगों को पोलराइज करना है। ये मुद्दा का खिलाफ ही तो हम लोग खड़े हैं, सेकुलरिज्म के पक्ष में। हमारे दर्शक आपसे ये भी जानना चाहेंगे, 4 चरणों का इलेक्शन गुजर चुका है, 4 चरणों का बाकी है। ममता बनर्जी ममता से दीदी कैसे बनी, और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीदी और दीदी कहते हैं, तो आप लोग फिर उस पर कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ममता बनर्जी, हमारे बंगाल में एक तो कस्टम है कि कोई भी औरत उम्र में बड़ी हो या छोटी हो, हम उसको दीदी कहते हैं। ममता से जो छोटी है वो भी दीदी कहते हैं, ममता से जो उम्र में बड़ा है वो भी दीदी कहते हैं। दीदी ऐसे एक व्यक्ति होता है जो सब लोग को देखभाल करते हैं, इसलिए ममता दीदी कहला जाता है। प्रधानमंत्री जिस ढंग से दीदी और दीदी बोला, ये असभ्य है। एक देश का प्रधानमंत्री को ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मैं घोर निंदा करता हूँ। दादा, आपके इलाके की बात करें तो वहां पर टीएमसी इस वक्त कैसा कर रही है? दमदम, मेरे दमदम, ये खड़दा से लेके दमदम तक 7 विधानसभा में हम जीतेंगे। मेरे क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुद्दा कौन सा है वहां पर? डेवलपमेंट किया है आपने? डेवलपमेंट तो किया ही है, लोगों के साथ हम लोग है। दुख कठिनाई में, ये अम्फान के समय, ये कोरोना के समय लोगों के साथ रहा, इसीलिए लोग फिर जिताएंगे। लोग जानते हैं उनको साथ कौन है। हम लोग
उनके साथ है। मतलब सांसद रहते हुए भी और साथ ही सरकार में रहते हुए भी आपकी पार्टी ने अच्छा किया है, तो वहाँ की भी जनता आपको चुनने वाली है। एकदम। दीदी हैट्रिक लगाएंगे, बनेंगे मुख्यमंत्री? एकदम। स्वागत राय जी का कहना है कि ममता बनर्जी हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और 10 सालों तक टीएमसी ने जो काम किया है उसके बलबूते एक बार फिर से जनता उनको मौका देगी। आगे क्या होगा इस पर रहेगी आज तक की नजर। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, बैरकपुर जिला आज तक। बंगाल के रण में अब हम बात करेंगे राहुल गांधी की। 4 चरणों का मतदान हो जाने के बाद राहुल गांधी की चुनावों में एंट्री हो गई है। बंगाल में आज कई जनसभाओं को उनकी ओर से संबोधित किया गया। बीजेपी की विचारधारा को लेकर राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी को एक ही सिक्के का 2 पहलू बता दिया। उनकी ओर से कहा गया कि दोनों आपस में मिले हुए हैं। बेशक बंगाल में आधा चुनाव बीत जाने के बाद ही राहुल गांधी ने बंगाल के चुनावी समर में प्रवेश किया, मगर राहुल गांधी का अंदाज बता रहा था कि बंगाल में वो टीएमसी के खिलाफ कम और बीजेपी के खिलाफ ज्यादा आक्रामक होकर आए हैं। तभी तो बंगाल पहुंचते ही राहुल गांधी ने बीजेपी पर सीधा निशाना साधा कि बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। जहां भी बीजेपी जाती है, आरएसएस जाती है, नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, अमित शाह जी जाते हैं, वहां पे नफरत फैलनी शुरू हो जाती है। सही बात है? सही बात है। जहां भी जाते हैं, भाईचारे की बात, जोड़ने की बात कभी नहीं करेंगे। एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाने का काम ये करते हैं। इनका ये डीएनए, इनको और कुछ मालूम ही नहीं। बंगाल में 135 सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं। 4 चरण पर मतदाता अपना मत ईवीएम में दर्ज कर चुके हैं। और तो और अब तक कांग्रेस इस सियासी लड़ाई में कहीं खड़ी भी नहीं दिखाई दे रही थी, मगर अब राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला। राहुल गांधी सबसे पहले दिनाजपुर पहुंचे। दिनाजपुर में राहुल गांधी ने गोलपोखर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद नसीम के लिए जनसभा की। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, भाइयों और बहनों, कोरोना आया है, थाली बजाओ, थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। और पूरे हिंदुस्तान से थाली बजवा दी। और आज उत्तर प्रदेश में जाइए, देखिए, मेरे फोन पर वीडियो आया है, लाशों का ढेर पड़ा हुआ है, जगह नहीं है लाशों को रखने के लिए, जगह नहीं है लाशों को रखने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में कुछ बोला आपसे कि कोरोना फैल गया, लाखों लोग मर गए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, मैं प्रधानमंत्री हूं, कुछ बोला उन्होंने? राहुल गांधी का अगला पड़ाव सिलीगुड़ी की माटीगारा नक्सलबाड़ी सीट थी, जहां से कांग्रेस के शंकर मालाकार उम्मीदवार हैं। इसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। माटागारा नक्सलबाड़ी सीट से राहुल उठे तो माटीगारा पहुंचे। राहुल ने यहां बीजेपी पर करारा वार करते हुए एक बार फिर से आवाज बुलंद की। उन्होंने बीजेपी की आइडियोलॉजी पर सवाल उठाए और महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र करके बीजेपी पर निशाना साधा। हमारी विचारधारा की लड़ाई है और ये सालों पुरानी लड़ाई है, ये नई लड़ाई नहीं है। और उनकी विचारधारा ने हमारे सबसे बड़े नेता की हत्या की है। महात्मा गांधी की हत्या उनकी विचारधारा ने की है। और हम कभी भी उनके साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। 5वें चरण में राहुल के पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में आने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में जमकर प्रचार किया, लेकिन बंगाल का रुख उन्होंने अब जाकर किया, जब आधा चुनाव बीत चुका है। बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने 92 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अगले कुछ चरणों में मुर्शिदाबाद और मालदा में चुनाव है।
2016 के चुनाव में कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी, जिनमें से ज्यादातर उत्तर बंगाल की थी। अगले 4 चरणों में कांग्रेस इन इलाकों में बीजेपी तृणमूल को कड़ी टक्कर देना चाहती है, लिहाजा राहुल गांधी को इन सीटों पर प्रचार के लिए उतारा गया है। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। एक तरफ टीएमसी है जो पूरा जोर लगा रही है ममता बनर्जी के चेहरे पर, भारतीय जनता पार्टी ने वहीं दूसरी तरफ अपने तमाम दिग्गजों की फौज उतार दी है। चाहे सांसद हो, मंत्री हो, केंद्रीय बड़े बड़े नेता हो, सब लगातार बंगाल में चुनावी सभा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर से बंगाल पहुंची, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। सुनिए। आज बंगाल को लेकर 5वें चरण का मतदान को लेकर आप कैंपेन करने आई हैं, क्या उम्मीद करती हैं बीजेपी के लिए? भारतीय जनता पार्टी का संकल्प रहा है कि पश्चिम बंगाल में कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा पहले से ही किया कि हम 200 पार की ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हम बंगाल की उन्नति, प्रगति और महिला की सुरक्षा और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से आप स्वयं इस बात के साक्षी हैं कि एक सुनामी सी आई है विकास के संकल्प के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और बंगाल की जनता एक एक जो हमारा फेज गया है उसमें उमड़ कर आ रही है पोलिंग बूथ पर अशोल परिवर्तन के लिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाने के लिए। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही हैं आप बांटने की राजनीति करते हैं, आप जो है पोलराइज कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करें ममता बनर्जी, जय श्री राम के नारे का उल्लंघन करें अथवा उसके प्रति घृणा व्यक्त करें ममता बनर्जी, माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन ना होने दे ममता बनर्जी, सरस्वती पूजा रोके ममता बनर्जी, और हम कम्युनल हैं, इसका मतलब हिंदुओं का अपमान करना ही क्या ममता बनर्जी की सेक्युलरिज्म की परिभाषा है? एक सवाल यह है कि ममता बनर्जी के जो रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, वो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी 100 सीट से ज्यादा जीती तो वो राजनीति के अंदर मैनेजमेंट पहले कह रहे थे कि बीजेपी के बूथ में ही कोई कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। अब हाल फिलहाल में इंटरनेट पे उनका अपना वक्तव्य है पत्रकारों के बीच में कि हाँ भाई हर बूथ पर बीजेपी का नेता भी है, कार्यकर्ता भी है और मोदी का बहुत बड़ा यहाँ पर प्रभाव भी है। तो प्रशांत किशोर की किस बात को माने हम? स्मृति जी, एक ममता बनर्जी हैं जो चौथे चरण में कूच बिहार में घटना हुई थी, उसमें 5 लोगों की जान चली गई, आज वो उनके परिवारों से मिली हैं। उन्होंने कहा कि कल यहाँ गृह मंत्री अमित शाह थे, बीजेपी के तमाम नेता आए, कोई भी कूच बिहार में जिन लोगों की मृत्यु हुई है वहां नहीं आया। ममता बनर्जी ने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फोन कर करके उनका समर्थन मांगा, ये तो आप सब जानते ही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने के बाद वो स्वयं उनकी लाशों पर राजनीति करना चाहती हैं। 130 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का खून ममता बनर्जी के सर पर है और ये खून कभी उनको माफ नहीं होगा। राहुल गांधी हैं, वो चौथे चरण के बाद यहाँ कैंपेन करने आ रहे हैं जब आधा चुनाव बीत चुका है और आज अंतिम दिन है 5वें चरण के। जी, सोया हुआ राजकुमार जागेगा तभी तो जब संघर्ष खत्म होगा उनकी पार्टी का। हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारी पार्टी का नेतृत्व कार्यकर्ता के हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर चलता है और हर चुनाव में आप देखते हैं कि हमारा पूरा संगठन पूर्ण निष्ठा के साथ जनता के मध्य में उतरता है और इसीलिए हम जीतते भी हैं। यूपी में आपने मुझसे बात करते हुए कहा था, बनारस में जब विधानसभा चुनाव थे, आपने कहा था कि जितना आप अनुमान लगा रहे हैं उससे ज्यादा की सीटें हमको मिलेंगी और आपने कहा था 300 के पार जाएंगे। इस बार कितना आपका अनुमान है? जैसे कि अमित भाई ने कहा कि ये चुनाव आपको अचंभित करेगा क्योंकि यूपी से भी बेहतर रिजल्ट वो बंगाल में देख रहे हैं। मैं तो इतना ही कहूंगी कि बंगाल में एक একটা পাড়ায় যে আমরা ভোট পাচ্ছি ওই এক একটা ভোটের জন্য আমি धन्यवाद জানাতে চাই। एक डर का माहौल तृणमूल ने यहाँ बनाया, फिर भी लोग निडर होकर पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं, निडर होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट दे रहे हैं, विकास की उम्मीद के साथ वोट दे रहे हैं और हम बंगाल की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उस उम्मीद पर हम खरे उतरेंगे। वहीं 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज खत्म हो गया, थम गया। आपको बता दें 17 अप्रैल को 45 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर पार्टियों के अपने अपने दावे। इन सब के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में थे। उन्होंने जनसभाएं की, ममता बनर्जी पर हमला बोला, सीए को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी, मतुआ समुदाय पर भी जेपी नड्डा खूब बोले और इन सब के बीच ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का एक बार फिर से आरोप लगाते हुए बीजेपी के अध्यक्ष दिखाई दिए। दलित विरोधी ममता, दलित विरोधी ममता दीदी, जिन्होंने बंगाल को एक तरीके से समाज को विभाजित करने की कोशिश की है, तोड़ने की कोशिश की है। अभी उनके ऊपर 24 घंटे का बैन लगा, क्या बोला
के फलाने समाज के लोग इकट्ठे हो जाओ। अरे ये मोदी जी का देश है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप उसके समाज को बांटने की कोशिश करती हो और कहती हो कि सीएपीएफ के लोगों को घेराव करो। बोलो, घेराव करना चाहिए क्या? करना चाहिए क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? मित्रों, ये कहां धकेल रही है बंगाल को और बंगाल की जनता को, ये हमको समझना चाहिए। 10 साल तक आपने दुर्गा पूजा का विसर्जन रोका कि नहीं रोका? रोका कि नहीं रोका? 10 साल तक सरस्वती पूजा नहीं होने दी। ठीक बात बोल रहा हूं? 10 साल तक। और अब 10वें साल पर चुनाव से पहले घंटी बजाने लगे। दीदी, घंटी बज चुकी है, घंटी बज चुकी है। अब आपको बंगाल की जनता पूरा आराम देगी, जितना चंडी पाठ करना करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पार्टियों के अपने दावे और अपने वादे, लेकिन कौन जीतेगा पश्चिम बंगाल, कौन बनेगा यहां का मुख्यमंत्री, इस पर रहेगी आज तक की नजर। क्रांतिकारी वीरों की इस धरती बैरकपुर से अभी के लिए बस इतना ही।